अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर हम 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डे 27 समझ लें आप पीपी का। और जितना अभी तक हम लोगों ने किया, हम लोगों ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर 2 से 3 लेक्चर लगाए और उसके बाद 3-4 काफ़ी एक्सटेंसिव हम लोगों ने इसकी केस स्टडीज और एक्सरसाइजेस करने की कोशिश की। आज का जो हमारा डे है वो आई कैप के अकॉर्डिंग मॉड्यूल बी है पीपी का। मॉड्यूल ए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था जो हमने कर लिया। आज जो मॉड्यूल बी करेंगे ये हमने पहले कर लिया हुआ है, लेकिन अब चूंकि फाइनल्स आने वाले हैं हमारे, तो हम इनको आई कैप के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। पहले भी आई कैप के अकॉर्डिंग ही था। आई कैप के अकॉर्डिंग मैं इस वजह से कह रहा हूं, पहले जो मैंने आपको चीजें करवाई वो जेनरिक थी कि अगर आप पीआरसी के स्टूडेंट हैं, आपके पास थोड़ी सी नाउ हाउ है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग विद अदर योर कोलीग्स वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं चीजें करवाने जा रहा हूं ये वो चीजें हैं कि जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे, आपका इंटरव्यूअर और आई कैप जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो आपको कौन सा एक बाउंड्री देगा जिसमें रहते हुए आपने इन चीजों को परफॉर्म करना है। तो उसी के बारे में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में की हैं। उसी के रिलेटेड ये आज है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है। वो डिफरेंट स्टाइल कैसे है, मैं यहां पे आपको एक चीज बताता जाऊं। B1 to B7 का मतलब है मॉड्यूल बी। और जो पहले मैंने A1 A2 करवाया, A3 करवाया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये बिल्कुल उसी के पैरामीटर्स के ऊपर है कि जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं और हमारी मीटिंग्स होती हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग, रिलेटेड टू ऑडिट, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू एडवाइजरी, रिलेटेड टू टैक्सेशन, आर्टिकलशिप में भी, हमारी बोर्ड मीटिंग्स में भी, सीएफओ की मीटिंग में भी, हमारी फाइनेंस मैनेजर की मीटिंग में भी, तो वहां पे जिस किस्म की गुफ्तगू होती है उसमें उस गुफ्तगू के दायराकार में रहते हुए हमने किस तरह परफॉर्म करना होता है, ये उस चीज के बारे में है। तो यहां पे हम लोग तकरीबन 7 सेक्शंस को करेंगे इस पूरी में। इसके टोटल 18 पेजेस हैं इस फाइल के, और ये फाइल आपके पोर्टल पे अवेलेबल होगी, आपके ग्रुप में भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट आप लोगों ने स्पेंड करने हैं। और हर सेक्शन के 20 मार्क हैं। ये 20 मार्क मैंने हाइपोथेटिकली बनाए हैं, अपने से बनाए हैं। और 20 मार्क हैं, 7 सेक्शंस हैं, तो टोटल मार्क 140 हुए, और आपको 70% पासिंग मार्क्स चाहिए इसमें से। अच्छा, इसमें कोई पेपर नहीं है ये कि आपको इसमें मार्क लेने हैं। ये सिंपल मैंने आपके ब्रेन को समझाने की कोशिश की है कि अगर एग्जाम इस तरह आता है तो एग्जाम में आपने किस तरह परफॉर्म करना है। तो उसका सिंपल सा मेथड है, स्ट्रक्चर पर सेक्शन है। पार्ट ए सिनेरियो क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी केस स्टडी होगी, पार्ट सी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होगी। तो जो हमारा मेन फोकस होगा वो इस पे होगा कि हम सबसे पहले सिनेरियो क्वेश्चंस और केस स्टडीज को टैकल करें। पार्ट सी खुद ब खुद हमसे टैकल हो जाएगा। इसको बंद कर दीजिएगा ये वाले को, बेशक। हाँ चलिए, हो गया। अब आगे चलते हैं। ऑल सिनेरियोज सेट इन पाकिस्तानी प्रोफेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, एससीसीपी, आई कैप, एसबीपी, एफबीआर। ठीक है। SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आई कैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये उनके परस्पेक्टिव में ये सारी चीजें बनाई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज दूंगा। देखो बेटा, मैं इसको मुश्किल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप आई कैप के एग्जाम में अपेयर होते हैं पीपी के, तो कोई ऐसा एरिया ना मैं छोड़ूं कि वो आपको क्वेश्चन करे और आप वहां पे ब्लैंक हो जाओ। जब आप वहां पे ब्लैंक हो जाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम ही आनी है कि आपको ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं पाएगी। ठीक है। और जब आप ब्लैंक हो जाओगे, वहां पे कोई अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं पाएगी, तो आप फिर क्या कहोगे कि हमारे टीचर ने ये किया था। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे थोड़ा सा वहां पे बुरा भला कहें या मुझे ज्यादा अच्छा कहें। आप ना तो मुझे बुरा भला कहिएगा, ना ही मुझे अच्छा कहिएगा। ठीक है। लेकिन बस कोशिश कीजिएगा जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं वो करते जाइए। सेक्शन 1 है हमारा, सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। जब हम प्रोफेशनल मीटिंग्स में होते हैं, प्रोफेशनल वर्किंग प्लेसेस पे होते हैं, हम अपने काम की जगह पे हैं, और हमारे काम की जगह क्या है, जब हम ऐसी जगह पे हैं जहां से हम पैसे कमा रहे हैं, हमारे बॉसेस हैं और वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये बात याद रखिएगा। जहां पे पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां पे सेक्शन 1 अप्लाई हो सकता है, और जहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते वहां पे सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं ना, अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जिस तरह लेक्चर 1 से मैंने रिक्वेस्ट किया आपको,
उसको करने के बाद आप किसी जगह मतलब किसी भी जगह पे, इवन के अगर आप ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडीज है तो आप उसको भी पढ़ा सकते हो, टीच कर सकते हो। उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन के कोई कोर्सेज हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। ज्यादातर उसमें क्या होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर ही मोटिवेशन की थ्योरीज होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैप्टर्स होते हैं, आप वो इजीली टीच कर सकते हो। इवन अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी, आपकी पर्सनैलिटी में जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की वो चीजें इनकलकेट हो गई, तो आप ओ लेवल्स और ए लेवल्स का बिजनेस और उसकी इकोनॉमिक्स के लिए तो खैर आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, बिजनेस आप आराम से टीच कर सकते हो, आराम से। और अगर आपने ठीक से FAR 1 और I2A पढ़ा हुआ है तो आप अकाउंटिंग, सॉरी I2A, FAR 1 और उसके बाद CM में, अगर तो ये तीन सब्जेक्ट्स आपने पास किए हुए हैं कैफ में अच्छे से पढ़ के, तो आप ए लेवल्स और ओ लेवल्स की अकाउंटिंग भी टीच कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये किया हो कोर्स। क्योंकि इस कोर्स में जो केस स्टडीज हैं, इस कोर्स में जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस मैंने आप करवाएंगे आपको, इन्हीं बेसिस के ऊपर वहां पे पेपर सेट होते हैं, इन्हीं बेसिस के ऊपर कैम्ब्रिज में पेपर सेट होते हैं, ब्रिटिश काउंसिल में पेपर सेट होते हैं, अमेरिकन हाई स्कूल्स होते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेम पैरामीटर्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज में भी पेपर सेट होते हैं। तो ये बताने का मकसद, आप लोगों को करवाने का मकसद क्या था, एक ICAP का पेपर सॉल्व हो जाए, दूसरा आप में वो कॉम्पिटेंसी लेवल रीच हो जाए जिस पैरामीटर के ऊपर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीच किया जाता है। अब आप मुझे ये कह सकते हो कि सर आपको कैसे पता कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह टीच किया जाता है, तो आपने शायद मेरे नाम के साथ ना, मैं लगाता नहीं हूं, एक दो चीज है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से है, ठीक है, प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन है और एक डिग्री है। तो वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है जो कि मैंने 2017-2016 में की थी, और इसलिए मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे किन पैरामीटर्स के ऊपर टीच किया जाता है और वो स्टूडेंट से क्या चीज अक्वायर कर रहे होते हैं, सॉरी रिक्वायर करते हैं। तो मॉड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं, सेल्फ एस्टीम एनहांसमेंट टेक्निक। देखो ये आप लोगों ने पहले भी की हुई है, मैंने आप लोगों को पहले भी चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में करवाई है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस था, तो ये सेम चीज भी वहीं पे है। पावर पोजिंग, बॉडी पोजिशनिंग, होता क्या है सेल्फ एस्टीम इनहांसमेंट टेक्निक, जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं, मीटिंग होने वाली है, तो पावर पोजिंग का मतलब ये है आपने झुके हुए कंधों से, झुके हुए सर से और चेहरे पे मायूसी लेके कमरे में नहीं घुसना। आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके कंधे सीधे होने चाहिए और आप सबसे आई कांटेक्ट कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, कमरे में एंटर हुए, सबसे आई कांटेक्ट किया नहीं किया, आपने कॉन्फिडेंटली अपनी सीट ढूंढनी और वहां पे बैठना है। Adapt expensive posture 2 minutes before meeting to raise testosterone and lower cortisol. नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में क्या होता है, जब आप, ये जरा बात मेरी याद रखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले भी ये करके जाना है, इसकी प्रैक्टिकल आपको एक अभी एग्जांपल भी, एक प्रैक्टिकल इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको सेंड करता हूं इसी लेक्चर के बाद। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में जब आप मीटिंग से पहले किसी भी इंसान से आपने मीटिंग करनी है, ठीक है, वो आपका HR मैनेजर है, वो आपका फाइनेंस मैनेजर है, वो आपका एग्जामिनर है, वो इवन आपका टीचर ही क्यों नहीं है, आपने अगर मुझसे भी मीटिंग करनी है तो ये दो चीजें अपने माइंड में रख लो। नंबर 1, अपने दिमाग में पहले से ही रखो कि आपको मीटिंग के बारे में सब कुछ पता है, डरो नहीं, पहले से ही सोच लो, अपने दिमाग को समझा लो कि भैया नॉर्मल सी बात है, ये कौन सा कोई बड़ी बात है, वो बंदे ने हमें खा जाना क्या, ऐसा अपने दिमाग में सोचो कि ये जो मैं मीटिंग करने जा रहा हूं ना, ये बिल्कुल मुझे पता है क्या है मीटिंग है, इसमें क्या ही मुझसे पूछ लेंगे, मुझे आता है जो भी पूछेंगे, ये अपने दिमाग में कर लो, ठीक है। नंबर 2, अपनी बॉडी को ये कह दो, सिग्नल दो अपने ब्रेन को अपनी बॉडी को सिग्नल दे के कांपना नहीं है, क्योंकि रिलैक्स, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जब आपका ये माइंडसेट डेवलप होता है कि आपने किसी भी मीटिंग में जाना है, नंबर 1 क्या हो जाएगा, नंबर 2 आई कैन डू, नंबर 1 क्या ही हो जाएगा यार, और नंबर 2 आई कैन डू, बस ये दो चीजें, तो इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो आप में कॉन्फिडेंस लेके आता है, आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, आपके अंदर एग्रेशन कंट्रोल करता है, शिवरिंग कंट्रोल करता है, पैनिक कंट्रोल करता है। कॉर्टिसोल जो यहां पे लिखा हुआ है, लोअर कॉर्टिसोल, ये हार्मोन होता है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम टेक्निक में इसको सिखाया जाता है प्रोफेशनल्स को ही,
और ये कॉर्टिसोल लेवल जो होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। अगर कॉर्टिसोल लेवल लो होगा तो स्ट्रेस कम आएगा, बॉडी शिवर नहीं करेगी, पैनिक नहीं करोगे, आराम से इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकोगे कॉन्फिडेंटली। बस इतनी सी बात है। मैं आपको एक अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक जगह मैं इंटरव्यू देने गया, मैं बिल्डिंग में एंटर हुआ, बहुत लेविश बिल्डिंग थी, ठीक है। ये बात है 2013 की, 13 की ही बात है। 2013 जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर हुआ, इंतहाई लेविश बिल्डिंग, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली जा रहा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो मुझे ये था कि मुझे जॉब मिल जानी है। अब जरा देखना वहां पे टेस्टोस्टेरोन लेवल और कॉर्टिसोल लेवल कैसे काम करते हैं। जैसे ही मैंने ऐसे दरवाजा खोला, अंदर मैंने देखा तो भैया सभी पार्टिसिपेंट्स ने, जितने वहां पे कैंडिडेट आए हुए थे, उन सब ने सूट पहने हुए हैं। गर्ल्स ने भी सूट पहने हैं, बॉयज ने भी सूट पहने हुए हैं। सामने 3 HR बैठे हुए हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं कैजुअल कपड़ों में था, मैंने शर्ट पहनी थी कैजुअल, नीचे जीन्स की पैंट और शूज पहने हुए थे। अब जैसे ही मैंने वो देखा, अटायर उनका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, आई वॉज द ओनली वन जो कैजुअल में था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही मैंने दरवाजा बंद करके भाग गया, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था, साथ ही कॉर्टिसोल ने हिट किया। अब अगर मैं होता तो मुझे वहां पे कैजुअल अटायर में ही इंटरव्यू दे देना चाहिए था, कैजुअल अटायर में। ये 13 साल पुरानी बात है। क्यों? क्योंकि मुझे एक दफा अपने आप को टफ टाइम दिलवाना चाहिए था वहां से, और अगर जज करते तो क्या ही कर लेते। वैसे भी तो मैं भाग गया था ना, जॉब तो नहीं मिली, तो वैसे भी ना मिलती, लेकिन कुछ तो लर्निंग मिल जाती। तो लर्निंग वहां पे ये थी कि मेरा कॉर्टिसोल शूट किया, मुझे स्ट्रेस आया, मुझे पैनिक आया, मैं खौफजदा हुआ और मैंने दरवाजा बंद करके भाग गया। तो बस आपने सेल्फ एस्टीम में पावर पोजिंग का ये है कि आपके कंधे सीधे होने चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली रूम में एंटर करें, अपने दिमाग को पहले से समझा लें, आपका दिमाग टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता जाएगा, उससे पैनिक कम आएगा। देखो ना यार, किसी ने आपको खाया तो नहीं है आज तक, किसी ने आपको, कहते हैं ना, बंदा खा जाएगा सानू मुंह च पा लेगा, ऐसा तो कोई नहीं ना हुआ। तो फिर डरना किससे है? ज्यादा से ज्यादा जॉब चली जाएगी, ठीक है। पहले भी कौन सा आपके पास 1 करोड़ रुपए की जॉब है, अगर गए इंटरव्यू खराब हुआ तो क्या ही हो जाएगा, दूसरी जगह सही हो जाएगा इंटरव्यू, सिंपल। आगे भागते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंतहाई जरूरी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अफर्मेशन, काउंटर नेगेटिव इंटरनल वॉइस विद एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट्स। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में जब भी किसी मीटिंग में जाना है आपने, तो ये इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है कि आई कैन डू दैट, इट्स नॉट अ बिग डील, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, जो ये मुझसे पूछेगा मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की हुई है। आपके अंदर कपकपाहट कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा आप अपने आप से सेल्फ टॉक पॉजिटिव करोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक बड़ा सिंपल सी थ्योरी है, मुझे नहीं पता किस इंसान की है, लेकिन मैंने काफी सोशल मीडिया पे सुनी है। अगर आप नेगेटिविटी को ढूंढ रहे हो ना, तो आपको सारा दिन नेगेटिविटी मिलनी है, और अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो आपको सारा दिन पॉजिटिविटी मिलेगी। जो आपके ब्रेन ने ढूंढना होता है आपको वही मिलता है, जो आपके ब्रेन ने नहीं ढूंढना आपको वो नहीं मिलता। मेरे पास बेतहाशा इसके बारे में लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। आप में से कई स्टूडेंट होंगे, एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जो घर से सिर्फ ये देख के आएंगे क्लास में कि हमने काम करना और काम करके भाग जाना। बेतहाशा आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका फोकस क्या होगा कि हम स्कूल कॉलेज में गए, PRC में, कैफ में, सिर्फ फोकस किया सर के जो व्हाइट बोर्ड है जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद घर चले गए, बस। तो आपके ब्रेन को पता ही नहीं है क्लास में कितने स्कैंडल हैं, आपके ब्रेन को पता ही नहीं है किस लड़के ने किस लड़के के साथ लड़ाई की, आपको ब्रेन को पता ही नहीं कौन सी लड़की किस लड़की की चुगली कर रही है, आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि भैया किसने किसको मारा, किसने किसको हर्ट किया, किसने किसकी चुगली की, किसने कौन स्नेक है, आपके ब्रेन को पता ही नहीं। अच्छा, जब तक मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा हूं मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था क्लास में किसकी किसके साथ लड़ाई हुई है, कोई स्कैंडल है नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं पता होता था, क्योंकि मेरा ब्रेन पॉजिटिविटी ढूंढ रहा था। अच्छा, जब मैं काम में आया ना, प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो मेरी ये प्रॉब्लम रही। तो फिर मैंने गलतियां करके सीखा कि भाई अपने ब्रेन को कहो कि पॉजिटिविटी ढूंढे, उससे आपकी लाइफ में सुकून रहेगा। अगर आपका ब्रेन घर से ही स्टार्ट होता है चुगलियों वाला, जाके वर्किंग प्लेस के ऊपर बैक बाइटिंग करनी है, तो आप ओवर थिंकिंग के साथ साथ आप स्ट्रेस का शिकार होते हो। अगर आपका ब्रेन ये कहता है कि आपने पॉजिटिविटी ढूंढनी है, आप बिल्कुल स्टर्न रहते हो, बिल्कुल स्ट्रेट, तो फिर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। यकीन करो, आपको ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी, रात को मजे से मस्त नींद आएगी। तो हमेशा सेल्फ टॉक का, पॉजिटिव टॉक का ये फायदा होता है, अपने आप से हमेशा कहो। और आज से आपने ये करना शुरू कर देना है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इंतहाई कमाल की चीज है।
बेहतरीन चीज है ये कंट्रोल ब्रीदिंग। सबसे पहले ना मैं आपको इसका थोड़ा सा एक सीन बताता हूं। ये 5 चीजें जो आपने अपने सामने कर लेनी है, लाइफ में रखनी है। नंबर 1, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, नंबर 1 पावर पोजिंग, नंबर 2 पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नंबर 3 कंट्रोल ब्रीदिंग, नंबर 4 विजुअलाइजेशन, एंकरिंग पास्ट सक्सेस और रीफ्रेमिंग द सिचुएशन। अब ये चारों चीजें आपने डेली बेसिस पे करनी है। आप में से जिस इंसान को स्ट्रेस है, जिस इंसान को एंजाइटी है, और कौन सी एंजाइटी है, वर्क प्लेस एंजाइटी है, वर्क प्लेस स्ट्रेस है। आप जब अपने ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, वहां पे आपने ये प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। इवन के क्लास में भी आना है तो ये प्रैक्टिस करके आनी है। सबसे पहले सुबह उठते ही कंट्रोल ब्रीदिंग की बात करते हैं। कंट्रोल, जैसे ही आप सुबह उठे अपने बेड पे बैठ जाओ, चौंकड़ी मार लो, तशहद की हालत में बैठ जाओ। तशहद में बैठते हैं ना, जैसे नमाज पढ़ते हैं, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट को छोड़ो, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपने आंखें बंद कर लेनी है और सांस खींचनी है अंदर। सांस अंदर गई, उसको 5 सेकंड रोकना है, 5 सेकंड के बाद रिलीज करनी है, पूरी रिलीज करनी है। रिलीज कर दिया, 1 सेकंड सांस लिया, फिर 5 सेकंड होल्ड किया, फिर रिलीज कर दिया। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, पता है आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इस वजह से होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को उतना ऑक्सीजनेटेड लेवल नहीं मिल रहा होता, ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल रहा होता जितना हमें हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। तो फिर ब्रेन में क्या होती है, ड्राइनेस क्रिएट होती है, तो जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। तो अभी क्या करना है आपने, सुबह उठना है। सुबह आपका एग्जाम है, कुछ भी है, क्यामत भी क्यों नहीं आ रही है, आपने सुबह उठना है। क्यामत में वो वाली क्यामत नहीं, जो रियल वाली नहीं कह रहा हूं, जो आपकी नजदीक क्यामत लगती है। सुबह उठना है, तशहद की हालत में चौंकड़ी मार के बैठ जाओ, ठीक है। फ्लैट सरफेस पे बैठो तो ज्यादा अच्छा है। उठ के 1 मिनट की पहले स्टार्ट करो, 1 मिनट की पहले ये एक्सरसाइज करनी है। सांस अंदर खींचा, आंखें बंद रखनी है, ठीक है। सांस अंदर खींचा, 5 सेकंड रोका, उसको रिलीज किया, फिर अंदर खींचा, 5 सेकंड रोका, फिर रिलीज किया, फिर स्टॉप वॉच लगा लो मोबाइल के ऊपर, 1 मिनट कर लो, फिर 1 मिनट को बढ़ाते जाओ, 1 मिनट को बढ़ाते जाओ, उसको 5 मिनट तक लेके जाओ। इसे कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे आपके ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, और ये करनी सुबह है क्योंकि सुबह ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है ना, ठीक है। तो अब देखो 3 चीजें हैं सेल्फ स्टीम को बढ़ाने की। सबसे पहले आपने ब्रीदिंग कंट्रोल की, उसके बाद आपने वहीं पे बैठे बैठे विजुअलाइज करना है कि आज आपका दिन कैसा होगा, और विजुअलाइज पॉजिटिव करना, नेगेटिव नहीं करना। देखो यार, मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं। कुरान पाक की एक आयत मुबारक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जैसा गुमान करोगे, अल्लाह पाक वैसे ही हो जाएंगे। यहीं से एक लर्निंग है विजुअलाइजेशन की, कि आप गुमान करना शुरू करो, आपके पेपर पास हो रहे हैं, विजुअलाइज करो। आप विजुअलाइज करो कि आज आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही। आप विजुअलाइज करो आज मैंने किसी से पंगे नहीं लेने। आप विजुअलाइज करो आज मैंने ऑफिस में जाके किसी के बैक बाइटिंग नहीं करनी। आप विजुअलाइज करो मैंने इतने बजे ऑफिस पहुंचना है, ये काम करना है, ये सारा विजुअलाइज करना है। जैसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, प्रायोरिटी सेट करनी है अपने ब्रेन में। आप विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके 5 मिनट बैठ के विजुअलाइज करो। डीप ब्रीदिंग के बाद आपके अगला प्रोसेस, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना है आपने कि आज मैंने ये काम करना है, और आंखें खोल लेनी है। दैट्स इट, 10 मिनट हो गए आपको। नंबर 1 आपने क्या किया, डीप ब्रीथ की। नंबर 2 आपने क्या किया, विजुअलाइज किया। नंबर 3 ऑफिस में जाने से पहले पावर पोजिंग, और ड्यूरिंग ऑफिस जाते हुए सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव गुफ्तगू, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले सेल्फ टॉक, पॉजिटिव गुफ्तगू करना शुरू करो। मुझे दुआएं दोगे, और दुआ जरूर देना अगर आपके काम आए तो। विजुअलाइजेशन, एंकरिंग पास्ट सक्सेस। देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में क्या होता है, एक मेरी सिंपल सी बात याद रखो, आपको सख्त गुस्सा आया हुआ है, आपका मूड खराब है, आपकी तबीयत खराब है। ये एक रिसर्च हुई, उसमें क्या हुआ, एक इंसान को बुखार था, एक इंसान को बुखार था, उसका मूड ऑफ था, लो मूड में था वो। उसके साथ एक ऐसे बंदे को बिठा दिया गया जो इस इंसान को बहुत पसंद था, इस इंसान को बहुत पसंद था, वो बंदा उसके साथ बिठा दिया गया। अब जो इसको पसंद है वो बंदा साथ बैठ गया, और वो बंदा इससे बातें कर रहा है। तो इस बंदे का जो टेम्परेचर है वो भी कम हुआ, इसका मूड भी बेहतर हुआ। होता क्या है, जब आप अपने पसंदीदा बंदे के साथ बात करते हो, जो आपका पसंदीदा इंसान है, आप किसी पसंदीदा इन्वायरमेंट में चले जाते हो जो आपको अच्छा लगता है,
जो आपकी ख्वाहिश होती है ना, जिसको आपने एक विजुअलाइज किया होता है कि मैं ऐसी जगह पे काम करूं, ऐसे लोगों के साथ बैठूं, ऐसे लोगों के साथ घुलूं मिलूं, ऐसे लोगों के साथ मैं बातें करूं, प्रोग्रेस करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो आपका डोपामिन लेवल है, डोपामिन हैप्पी हार्मोन होता है, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन होते हैं। डोपामिन आपको एक्साइट करता है, हैप्पी सेरोटोनिन रिलीज होने से आप खुश होते हो, तो ये दोनों आपका ब्रेन रिलीज करता है। तो इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़े, इम्यूनिटी कम होती है, इनके बढ़ने से इम्यूनिटी कम ज्यादा हो जाती है, डोपामिन और सेरोटोनिन। तो होता क्या है, उस रिसर्च से ये पता चला कि जब आप अपने किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हो जिससे आपको मिलने की ख्वाहिश है, जिसको देखने की ख्वाहिश है, ठीक है, और इस रिसर्च में यह भी था कि जो खूबसूरत इंसान होते हैं लुक्स से या अपनी बातों से, इंसान दो तरीके से खूबसूरत होता है, एक अपनी लुक्स से, अपेरेंटली वो कैसा नजर आता है, दूसरा अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने दिमाग से, इंटेलेक्ट से। तो अगर तो आपको बज़ाहिरी खूबसूरती पसंद है तो आप उनके सामने बैठोगे तो क्या होगा, आपके ये कॉर्टिसोल कंट्रोल हो जाएंगे, ये सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होती है इससे। तो यहां पे जो एंकरिंग पास सक्सेस है, जब आपका मूड खराब है, जब आप अपने लो पे हो, तो आप आंखें बंद कर लो और इसको किसी भी मीटिंग में जाने से पहले, किसी भी जगह पे जाने से पहले इसको विजुअलाइज कर लो कि फलाने वक्त में मैंने ये किया, उसका रिजल्ट ये आया, मैंने इतनी हार्डवर्क की, उसका रिजल्ट ये पॉजिटिव आया, मैंने ये काम किए, उसका रिजल्ट ये आया। ये आप विजुअलाइज कर लो। जैसे यहां पे विजुअलाइजेशन है, उसी तरह बिल्कुल ये। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एंग्जाइटी है कंट्रोल हो जाएगी, मार्क माय वर्ड, कंट्रोल हो जाएगी। एंग्जाइटी कंट्रोल करने का सबसे आसान मेथड रियल लाइफ में, सबसे आसान मेथड पता है क्या है, कि आपके पास एक कंपेनियन होना चाहिए, और वो कंपेनियन से आप ये तमाम चीजें करो, उसके साथ विजुअलाइज करो, उसके साथ अपने दिल की भड़ास निकालो, उसके साथ गुफ्तगू शनीद करो, और उस कंपेनियन की आप बात भी सुनो। दो चीजें यहां पे, एक कंपेनियन को बात सुनाओ, नंबर 2 कंपेनियन की बात सुनो। जब ये होना शुरू हो तो आपकी एंग्जाइटी विद इन 5 मिनट कंट्रोल हो जाती है, विद इन 5 मिनट। ये सब ब्रेन के अंदर केमिकल्स का इशू है। एंग्जाइटी कंट्रोल करनी है, कॉर्टिसोल को नीचे कर दो, एंग्जाइटी कंट्रोल, सेरोटोनिन रिलीज हो, एंग्जाइटी कंट्रोल, डोपामिन हाई हो, एक्साइटमेंट बढ़ती है, एंग्जाइटी कंट्रोल। ठीक है, फिर उसके बाद लव हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन है, और उसके बाद एक्सीटोसिन है, एंग्जाइटी कंट्रोल। अब ये न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हैं, तो इनके साथ एंग्जाइटी कंट्रोल होती है। तो इसी वजह से इस्लाम में भी कंपेनियनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया, लोगों के आपस में बाहमी ताल्लुकात के ऊपर। इसी वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, भाईचारा था, वो इसी वजह से था कि जब भाईचारा बढ़ता है तो आपका ये जो एंकरिंग है, एंकरिंग ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीज होता है। और लास्ट पे रीफ्रेमिंग द सिचुएशन, व्यू चैलेंज एज अपॉर्चुनिटी नॉट थ्रेट। ये एक ऐसी चीज है, ये वाली एक ऐसी चीज है जो अभी तक मैंने भी ओवरकम नहीं की है अपनी लाइफ में, अभी तक मैंने भी ओवरकम नहीं की है। करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपके सामने नई चैलेंज आता है वो थ्रेट नहीं होता। मेरा ब्रेन उसको कहता है ये थ्रेट है, मेरा ब्रेन मुझे कहता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, नहीं करना, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन मेरे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा भी है, ठीक है, छोटा सा एक पोर्शन बना हुआ है, वो मुझे कहता है मजर ये अपॉर्चुनिटी है, तुम जितना ज्यादा इन चैलेंजेस को ओवरकम करोगे तुम उतने अक्लमंद होते जाओगे। और वो कैसे होता है, मैं लिखता हूं, फिलॉसफी लिखता हूं, और वो फिलॉसफी लिखने में मुझे बहुत हेल्प करता है। मैंने अभी तक आपको, मैं रियल में बता रहा हूं, ये सारी चीजें अगर मैं करता हूं तो रीफ्रेमिंग द सिचुएशन, ये मैं क्या करता हूं कि जब भी मैं एक कोई नए तजर्बे से गुजरता हूं जो कि अच्छा नहीं होता मेरे लिए, ठीक है, तो फिर मैं फिलोसॉफिकल राइटिंग करता हूं। वो काफी फेमस है मेरी फिलोसॉफिकल राइटिंग, मैं नहीं कह रहा मेरी काफी फेमस है, वायरल होती है, उसके व्यूज काफी ज्यादा आते हैं। किसी दिन आपको यहां पे व्यूज दिखाऊंगा, लेकिन वो दिखाना आपको मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि ये वाला प्रैक्टिकल लाइफ में कितना हेल्प करेगा। तो आपने इंटरव्यू में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले डेली सुबह उठ के आपने ये प्रैक्टिस करनी है 41 डेज। पहले इसको 41 डेज करो, 41 डेज करने के बाद मुझे मैसेज करके बताओ कि आपकी जिंदगी में क्या चेंजिंग आई है, ठीक है। इसके साथ और भी चीजें हैं जो मैंने खुद से डिजाइन की हुई हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो स्ट्रेस वाली, स्ट्रेस मैनेजमेंट की ये क्लास नहीं है। आगे चलते हैं, ऑथेंटिक वर्सेस परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंस। देखो, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में ना हमें परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंस चाहिए होता है,
पहले हम किसी काम को करते हैं, काम को करने के बाद हमारी पर्सनैलिटी में वो हिस्सा इनकलकेट कर जाता है, जब वो हिस्सा इनकलकेट कर जाता है हमारी बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, हमारी हैबिट बन जाती है, वो ऑथेंटिक हो जाता है। तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस है ग्राउंडेड इन रियल कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। जब आप किसी काम को करते हो वो आपका हिस्सा बन गया, अब आपको पता है उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, आपको पता है उसके इन्स एंड आउट्स क्या है, तो वो आपका ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस बनता है। परफॉर्म कॉन्फिडेंस है फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब कि आप शो कर रहे हो कि आपको ये चीज आती है लेकिन आपके पास है नहीं, आपको आती नहीं है, लेकिन आप शो कर रहे हो, तो करते जाओ, बुरा नहीं है, ठीक है, करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे होगा क्या, उससे आपका नर्वस सिस्टम आपको कहेगा कि यू कैन सर्वाइव, नर्वस सिस्टम आपको बताएगा यू कैन सर्वाइव। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पता है क्या करते हैं, हमारा ब्रेन बना है सर्वाइवल के लिए, ठीक है, हम स्पीशी हैं, होमोसेपियन है, तो हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए बना है। आप लोगों को, जितने लोगों को स्ट्रेस होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि आपका ब्रेन आपको कहता है कि आपकी मर्जी के बगैर काम हो रहा है, तो जो जो काम आपकी मर्जी के बगैर होंगे आपका ब्रेन कहेगा ये तो काम खराब है, तो आपको स्ट्रेस दे देगा। तो यहां पे भी यही सीन है कि सरफेस लेवल बिहेवियर विदाउट इनर बिलीफ, ठीक है, कि आप बस एक काम कर रहे हो, आपका इनर बिलीफ नहीं है, बस कर रहे हो सर्वाइवल के लिए कि ठीक है यार मुझे आता है, बेशक नहीं आता लेकिन कर रहे हो। तो बेहतर है ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस कर करके क्या हो जाए, आपके अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाए। नंबर 2, सस्टेनेबल अंडर प्रेशर। जब आप प्रेशर में जाते हो तो ये आपको सस्टेनेबल रखता है, और ये क्या करता है, ये कोलैप्स कर देता है। तो यहां पे क्या होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में आपका फोकस किस पे होना चाहिए, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस पे, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस टेक्निक है जो एक दफा आपने पढ़ लेनी है, एग्जाम में आ सकती है, आईकैप ने कही है, ये वो तमाम चीजें हैं जो आईकैप ने डिमांड की हुई हैं, तो मैंने यहां पे आपके लिए बना दी। नंबर 3, बिल्ड जेन्युइन क्रेडिबिलिटी ओवर टाइम। आप लोगों को अपने बिहेवियर में जेन्युइन क्रेडिबिलिटी बनानी है, काम कर करके कॉन्सेप्ट सीख के। कैन बी डिटेक्टेड एज इनऑथेंटिकेटेड बाय एक्सपीरियंस क्लाइंट। मतलब क्या हुआ, आपका इंटरव्यूअर फौरन आपसे 2-3 क्वेश्चन करके पकड़ लेगा। ये कहां पे होगा, ये लोग अपने रिज्यूमे में करते हैं, सीवी में, ठीक है, सीवी में लिख देते हैं क्रिएटिव राइटिंग आती है मुझे, लोग अपनी सीवी में लिख देते हैं लीडरशिप क्वालिटीज है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोग अपनी सीवी में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स लिख देते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर 2 मिनट में पकड़ लेता है कि वो स्किल्स उन्होंने सिर्फ क्या की हुई है, परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंस है, रियल में उनके पास नहीं है, वो फेक कर रहे हैं, ठीक है, वो फेक आउट कर रहे हैं। और प्रेफर्ड इन ऑडिट या एडवाइजरी रिक्वायर्ड ट्रस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब आप ऑडिट या एडवाइजरी में जाते हो तो आपको ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस चाहिए ताकि आप क्लाइंट को वाकई में वो सर्विसेज जो आपने प्रॉमिस की हैं वो डिलीवर कर सको। लेकिन ये बड़ा टेम्परेरी है सीए में, ठीक है, अगर आपका परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंस है तो आपने करना क्या है, अभी तक एज अ स्टूडेंट जो आपका कॉन्फिडेंस है वो परफॉर्म्ड है। अगर आप मेरी बात करो तो एज अ टीचर जो मेरा कॉन्फिडेंस होगा वो ऑथेंटिक होगा, क्यों, काफी अरसे से ये चीजें कर करके, गलतियां कर करके, सीख के तो इतना सा कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है इसका डूज क्या है और डोंट्स क्या है, क्या चीज करने वाली है, क्या चीज नहीं करने वाली है, तो वो चीज डेवलप हो जाती है। की सिनेरियो क्या है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। सपोज करते हैं एक मोहतरमा है जारा, ठीक है, जारा एक कैंडिडेट है, सिचुएशन है सीए ट्रेनी प्रेजेंटिंग ऑडिट फाइंडिंग टू एग्रेसिव सीएफओ। अच्छा जी, अब सीएफओ एग्रेसिव है, इसका मतलब क्या है, जारा के ब्रेन ने पहले ही कह दिया इस बंदे ने तुम्हारी बात ठीक से नहीं सुनी और इसको गुस्सा आ सकता है। अब जारा को यहाँ पे सेल्फ स्टीम टेक्निक चाहिए ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को शेक होने से बचाए। प्री मीटिंग टेक्निक क्या है, पावर पोज होना चाहिए, कंट्रोल ब्रीदिंग करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है। अब आपने करना क्या है, एग्जाम में जाने से पहले आपने ये 5 चीजों को रट्टा लगाना है, पावर पोजिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, कंट्रोल ब्रीदिंग, एंकरिंग पास्ट सक्सेस और रीफ्रेमिंग द सिचुएशन। रटा से मुराद सिर्फ आपको ये नाम याद होने चाहिए कि सेल्फ स्टीम टेक्निक्स क्या है। सर ये काम कैसे करेंगी, तो देखें जरा, ये मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर रहा हूं, ये आईकैप की ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मैं। आपने इस पूरे एग्जाम को फिल करना है, इस पूरे को। यहां पे जैसे ही आप आते हैं, ओवरव्यू इंस्ट्रक्शंस है, मैं बाद में इसको करवाऊंगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ये सारा वैसे ही है, ठीक है। ये आपके सामने आ गया एक सिनेरियो। पार्ट 1, जारा हुसैन इज अ सेकेंड ईयर सीए ट्रेनी। तो आपने इस केस स्टडी को सॉल्व करना है, ये वाली केस स्टडी को सॉल्व करना है, ठीक है।
और किस लिहाज से करना है, जैसे ये आइडेंटिफाई 4 स्पेसिफिक सेल्फ एस्टीम एनहांसमेंट टेक्निक्स हैं, तो कौन कौन सी है 1 2 3 4, तो आपके लिए वो ये है, ये 5 6 हैं, इसमें से आपने 4 लिख देनी है जो जारा के लिए वहां पे बेस्ट सूटेबल होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पे देखते हैं। तो जारा ने अभी 4 चीजें करनी है कि एग्रेसिव सीएफओ के सामने जाना है। जारा एक ट्रेनी है, जारा बहुत जूनियर है, तो उसमें अभी वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सीनियर और सीएफओ द मोस्ट सीनियर को जाके वो टैकल कर सके। रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल चैलेंज, एक्नॉलेज द कंसर्न, पॉज कामली, रीडायरेक्ट विद एविडेंस, अवॉइड डिफेंसिवनेस। तो जारा ने करना क्या है, उसको रिस्पॉन्ड करना है टू हॉस्टाइल द चैलेंज, मतलब जारा ने जाके सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है सीएफओ के सामने कि हमने ऑडिट किया, उसमें हमें ये ऑडिट एविडेंस चाहिए। गलती नहीं बतानी जाके कि भाईजान, जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में कि ये गलती है, जाके जारा ने एक हम्बल तरीके से सीएफओ से रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमें ये इवेंट हुआ, लाइक इन्वेंट्री का इवेंट है, बैंक बुक का इवेंट है, उसके बाद मशीन का टूल एक्सचेंज हुआ उसका इवेंट है, ये 3 इवेंट है, मुझे इसके तीनों के अभी तक एविडेंस नहीं मिले, तो काइंडली आप मुझे एविडेंस प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अब जारा की ये अप्रोच होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि, और जारा ने जब ये बात कर रहे होने तो एक्नॉलेज द कंसर्न, अपने उस कंसर्न को एक्नॉलेज करना है कि वो एविडेंस क्यों चाहिए। पॉज कामली, एक बात करने के बाद बिल्कुल कामली पॉज कर लेना अपने आप को, क्योंकि जारा का ब्रेन उसको बार बार कह रहा होगा कि अभी गई अभी गई, अभी ये सीएफओ बर्स्ट आउट करेगा, अभी बर्स्ट आउट करेगा। ठीक है, लेकिन जारा ने अपने आप को कामली बिठा के रखना है। बर्स्ट आउट कर भी ले तो क्या ही हो जाएगा, अगर वो बड़ा है, ठीक है, बड़ी एज का है, वो बोल भी ले थोड़ा सा औखा तो क्या हो जाएगा, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दूंगी, जारा ने अपने दिमाग में ये सोचना है। और रीडायरेक्ट विद एविडेंस, और जारा ने हमेशा वहां पे बात करनी है एविडेंस के साथ, ताकि सीएफओ को लॉजिकली आप टैकल कर सको। और आखिर में है अवॉइड डिफेंसिवनेस, अगर सीएफओ कोई ऐसी बात करता है जो जारा को बुरी लगती है, तो जारा ने उसको काउंटर नहीं करना, जारा ने अपने उसी क्वेश्चनियर के दरमियान घूमना है और ऑथेंटिक एविडेंसेस के बेस पे बात करनी है। ठीक है, लॉयर्स को भी ये टेक्निक सिखाई जाती है अपने केस को कंटेस्ट करने से पहले। की डिस्टिंक्शन, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस सर्व्स सीए बेटर देन परफॉर्म कॉन्फिडेंस। तो यहां पे जो की डिस्टिंक्शन है, आपके पास ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब बेटा आप अपने एग्जाम में जाने से पहले सेल्फ हिस्ट्री टेक्निक्स के ऊपर ज्यादा कर लेंगे, फोकस कर लेंगे, मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर चुके होंगे, मेरे साथ आप लोगों का मॉक एग्जाम होगा, तो मार्क माय वर्ड, आपके लिए इंटरव्यू में जाना, परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो केस स्टडी नंबर 1.2 है, कल्चरल कॉन्फिडेंस है। सिचुएशन क्या है, ट्रेनी फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी कंडेंस्ड बाय एलीट बैकग्राउंड पीयर्स। मतलब क्या हुआ कि मैं एक छोटे शहर से आया हुआ आदमी हूं, ठीक है, मैं गुजरांवाला से आया हूं। गुजरांवाला छोटा शहर नहीं है, लेकिन गुजरांवाला में एक इलाका है वो काफी छोटा है, मैं वहां पे पैदा हुआ, वहीं पे मैंने 22 साल गुजारे। दो 2012 में मैंने उसको छोड़ा, तो फिर मैं कहां आ गया, मिसाल दे रहा हूं, मैं 2012 में शिफ्ट हो गया एक ऑडिट फर्म में। अब ऑडिट फर्म में गया तो वहां पे मेरे साथ कोलीग्स थे, वो सब डीएचए से आए हुए थे, कोई बैरियर टाउन से था, कोई डीएचए से था, गुलबर्ग से था, कैंट से था, अमीर लोग। मेरे वालिद एक मैकेनिक है और उनके वालिद फैक्ट्री ओनर्स हैं। अब बड़ा फर्क आता है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, वो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, बेतहाशा फर्क आता है। वो लोग गाड़ियों पे आते हैं, मैं चिंची पे जाता हूँ, बेतहाशा फर्क आता है। तो अब इस फर्क की वजह से इस दरमियान में डिफरेंस आ गया, इतना ज्यादा क्लास डिफरेंस आ गया, लिविंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस आ गया। अब ये मुझे स्ट्रेस देगा। रूट कॉज क्या है, सोशल कंपैरिजन, एक्सेंट बायस, इंपोस्टर सिंड्रोम, लैक ऑफ पीयर वैलिडेशन। सबसे पहले तो सोशल कंपैरिजन आएगा, मैं उनके सामने साथ मिलके अपनी और उनकी क्लास को कंपेयर करूंगा कि यार देख, मेरे अब्बा तो मैकेनिक हैं, किसी की वर्कशॉप में काम करते हैं, इसके वालिद फैक्ट्री वाले हैं, और इसके वालिद के पास ये फैक्ट्री है, यार ये तो काम सही नहीं है। नंबर 2, एक्सेंट बायस, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हुआ, मैं उर्दू मीडियम में पढ़ा हूं और मैं पंजाबी लहजे में उर्दू बोलता हूं, और ये लोग यार इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, ये हर एक सेंटेंस में 3-4 इंग्लिश की मोटे मोटे वोकैब वर्ड यूज करते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम, फिर ये इम्पोस्टर सिंड्रोम क्रिएट करता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, यार मैं तो हूं ही ऐसे,
यार ये अमीर भाई ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਝੇ ਹਾਂ ਭਾई ਤੁਸੀਂ सच्चे हो ਅਸੀਂ झूठे हैं भाई ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ हो ਅਸੀਂ नीवे हैं ये हमारा ब्रेन हमें एक गिमिक करके देगा एक मिमिक करके देगा पूरी सिचुएशन को और आखिर में लैक ऑफ पीयर वैलिडेशन तो फिर क्या होगा जो हमारे पीयर्स हैं ऐसा मेरे दिमाग में आ जाएगा कि वो मुझे सपोर्ट नहीं देते क्योंकि वो अमीर लोग हैं उनके अपने ग्रुप्स हैं मैं उनके साथ आउटिंग पे नहीं जा सकता या जा सकती क्योंकि उन्होंने जाना भी किसी बड़ी जगह पे वहां पे ज्यादा पैसे लगेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं है अब इसे भी इम्पोस्टर सिंड्रोम ही कहते हैं ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी तो नहीं कह लो यानी कि एक इजहार ख्याल होता है आपके दिमाग का तो अब मैं प्रॉब्लम में आ गया तो मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकता कंपनी का मतलब वो फर्म नहीं कंपनी का मतलब वो पीयर्स की सराउंडिंग में काम नहीं कर सकता क्योंकि हर टाइम मुझे थ्रेट रहेगा तो फिर क्या हुआ मुझे अभी 4 वीक प्लान बनाना है नंबर 1 आइडेंटिफाई माई स्ट्रेंथ्स ठीक है मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है नंबर 2 असर्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस मुझे अपने इस एक्शन के ऊपर काम करना है मुझे इंटेलेक्चुअल ज्यादा होना है उन लोगों से मुझे अपने एक्सेंट के ऊपर अपनी वोकैबुलरी के ऊपर काम करना है ताकि मैं उनमें सरवाइव कर सकूं वीक 3 कंट्रीब्यूशन इन मीटिंग और वीक 4 सीक फीडबैक तो पहले 1 महीना मेरे पास टाइम है और ये सेल्फ एस्टीम के साथ ही करना है मैंने जो ऊपर सेल्फ एस्टीम टेक्निक बताई है इसी को माइंड में रख के मैंने ये करना है देखो एग्जामिनर ना आपको रोल प्ले भी दे सकता है जो आपका एग्जामिनर है वो सीधा कह सकता है कि भाई आप एक लीडर है और आपने नोट किया कि आपकी टीम में एक खातून आई है या एक आदमी आए हैं एक आया है कॉलीग आया है वो मेल हो सकता है फीमेल हो सकती है और उसमें ये प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है एक्सेंट बायसनेस की प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है नेगेटिव सेल्फ टॉक की प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है सोशल कंपैरिजन की प्रॉब्लम है इसको ओवरकम कैसे करें तो अब यहां पे आप एक लीडर के तौर पे ये 4 टेक्निक बता सकते हो उसको कि वीक 1 में अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है जैसे लेक्चर नंबर 2 और 3 में मैंने आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की बात की वीक नंबर 2 में असर्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना है वीक नंबर 3 में कंट्रीब्यूशन इन मीटिंग और वीक नंबर 4 में सीक फीडबैक के ऊपर सीक फीडबैक का मतलब क्या है कि जब आप ये 3 काम करते हो तो फिर आपको वैलिडेशन खुद ब खुद मिल जाती है ठीक है जब आप ये 3 काम करते हो तो आपको वैलिडेशन खुद ब खुद मिल जाती है मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ से मैं एक बंदे से मिला और वो बंदा पाकिस्तान की एफबीआर में वो चीफ कमिश्नर था अभी भी होगा पता नहीं शायद प्रमोट हो गया हो वो सीएसएस ऑफिसर था जब मैं उसे पहली दफा मिला उसने बड़े ओखे ओके रूड मुझसे बात की तो तब मैंने फौरन अपने आप को उसके साथ ना सोशली कंपैरिजन में ले गया क्योंकि वो भाई चीफ कमिश्नर है एफबीआर है सीएसएस ऑफिसर है मैं एक छोटा सा टीचर पीटीएम में मेरी उससे मुलाकात हो गई पेरेंट टीचर मीटिंग में अब वो मुझे दिखा रहा है कि वो कौन है अपनी बातों से अब हुआ क्या 5 मिनट की मीटिंग थी उसके बाद फिर उन्होंने किसी और के पास जाना था फिर मेरे पास 1 घंटे के बाद दोबारा मेरी मीटिंग थी उसके साथ अब मेरे ब्रेन ने ना मुझे स्ट्रेस दे दिया फौरन लेकिन ना अल्लाह की तरफ से मेरा कोई कमाल नहीं अल्लाह पाक की तरफ से मेरे दिमाग में ना एक चीज आई और वो चीज क्या थी यार इसने मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेना है ज्यादा से ज्यादा इसने मुझे क्या कर लेना है कुछ भी नहीं तो कह सकता ठीक है ये रूड हो रहा है अपने नॉलेज के ऊपर अपने स्टेटस के ऊपर अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल पोजीशन के ऊपर अब मेरे पास एक ही चीज थी और वो थी फिलॉसफी ठीक है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ मेरी यही स्ट्रेंथ रही है अल्लाह ने बनाई है मेरा अल्लाह माफ फरमाए कोई कमाल नहीं है और ये मैं नहीं कह रहा कि है ठीक है बस मिसाल दे रहा हूं मैं आपको बेटा मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं अब जब वो दोबारा मेरे पास आया तो मैंने अपने आप को टास्क दिया कि मैंने इस बंदे के साथ हंस हंस के 15 मिनट गुफ्तगू करनी है वो फिर किसी भी तरीके से करूं तो जैसे ही वो आके बैठा तो मैंने कहा सर मे आई नो अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इफ यू डोंट माइंड अब जब मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया और उसने सीएसएस कहा और साथ में उसकी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री थी और उस टाइम मैं भी एक ऐसी ही डिग्री कर रहा था ऑनलाइन तो बस फिर यहीं से मैंने बात पकड़ ली वो फॉरेन उसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर अब हुआ क्या बातों से बात निकली उसका बेटा मेरा स्टूडेंट था उसके बेटे को मैंने इन्वॉल्व किया 1 घंटा मैंने उनके साथ गुफ्तगू शनीद की और वो बंदा उठ के मुस्कुरा के मुझसे वार्मली हैंडशेक करके गया ठीक है अब हुआ क्या ये मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था
मैंने अपने आप को ये टास्क दिया, अच्छा डर में गया था, स्ट्रेस, मैं रियल में बता रहा हूं, स्ट्रेस में मैं आ गया था, एक बंदा रूड बात कर रहा है आपके साथ, ठीक है, उस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया, अभी आप मुझे किसी भी बंदे के सामने बिठा दो, किसी भी मतलब किसी भी बंदे के सामने बिठा दो, मैं शेक नहीं करता, उल्टा मेरा दिमाग पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या कैलकुलेट कर रहा होता है कि कोई ऐसी चीज ढूंढो इसकी बातों से जो इसकी वीकनेस हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाए और इससे वो क्वेश्चन पूछो, ये कर रहा होता है। तो अभी बताने की बात क्या है, आपको ये क्यों बता रहा हूं कि जब आप अपने आप पे भरोसा करते हो अल्लाह के करम से, जब आपके पास वो सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है, देखो बेटा मैं आपसे फिर वही अर्ज कर रहा हूं जो पहले चैप्टर 2 और सॉरी लेक्चर 2 और 3 में मैंने एसेट्स और स्ट्रेंथ्स की आपके साथ कॉन्वर्सेशन की, एक्सरसाइज करवाई, कोई एक स्ट्रेंथ ढूंढो, उसको पॉलिश करो, कोई एक स्ट्रेंथ जो आपकी टीम में आपको यूनिक बनाए, कोई एक स्ट्रेंथ ढूंढ लो। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, जिस कैमरा से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इस पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक टीचर है जिसको कैमरा चलाना आता है। हमजा कौन से टीचर्स को ये कैमरा चलाना आता है? सिर्फ मैं। हमजा भाई ने भी यही कहा है, मुझे ये पूरा कैमरा हैंडल करना आता है। अच्छा, ये कोई मेरी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैंने कोई कैमरामैन थोड़ी ना बनना है या वीडियो थोड़ी ना रोड पे जाके बनानी है, शादियों पे बनानी है, ठीक है। एक नई चीज मेरे सामने आई तो मैंने सीख ली, एक दिन खड़ा हुआ और सीख ली। क्यों? मुझे ऐसा सीखने का मौका मिला। कोई भी चीज मेरे सामने, कोई भी ऐसी यूनिक चीज आती है तो मेरा दिमाग कहता है इसको सीख लो, तुम्हारा क्या जाएगा। इससे क्या होता है कि मेरे ब्रेन के पास मल्टीपल क्या आते हैं, पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, तो आपके ब्रेन के पास नॉलेज इंक्रीज होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो 2 केस स्टडीज हैं 1 और 2, आपने इनको सॉल्व करना है। एक दफा रोल प्ले में अपने आप को बिठा के सामने इमेजिन करना है एक बंदा बैठा हुआ है और प्यार से गुफ्तगू करते हुए उसको ये चीज समझानी है कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, जैसे मैं अभी लेक्चर में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और उसको वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि आपको एक फीडबैक मिल सके कि आपने कितनी अच्छे तरीके से इस कॉन्वर्सेशन को होल्ड किया। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग रूब्रिक सिमेट्री है या मार्किंग रूब्रिक समरी है, ये आपको फिलहाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, अभी बातों में सारा बताया, ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बातों में एक्सप्लेन किया, ये वही चीजें हैं, ठीक है। तो हमारा इसके ऊपर फोकस रहेगा कि रोल प्ले में कम से कम एज अ टीम लीडर आपने 3 टेक्निक्स बतानी है, सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने की 3 टेक्निक्स बतानी है अपने पीयर को, अपने कॉलीग को, अपने जूनियर को। अगर रोल प्ले में लीडर, जो आपका लीडर है, जो आपका एग्जामिनर है, अगर वो आपको रोल प्ले देता है तो अगर ये 3 टेक्निक बता दी तो 70 to 84% मार्क्स आ गए। लेकिन अगर आपने प्रॉपर, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस तरह आपने कोई लाइफ एक्सपीरियंस समझा के उसको बताया तो आप डिस्टिंक्शन ले जाओगे, ठीक है। ये वो एक स्कीम मैंने बना के रखी थी आप लोगों के लिए। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस इन प्रोफेशनल इंटरेक्शन। देखो, सोशल सेल्फ अवेयरनेस डे नंबर 5 के लेक्चर में मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, ये सारा वही है। इसकी डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये सीए में कैसे काम करता है, इसका सीए में क्या काम है, ये जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस है नोइंग योर ओन इमोशंस एंड ट्रिगर्स, रिकॉग्नाइजिंग व्हेन यू फील डिफेंसिव विद एन एंग्री क्लाइंट। आपको तब अंदाजा होता है कि आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हो जब आपके सामने एंग्री क्लाइंट होगा, आप कामली कितना बात सुन सकते हो। मिसाल लेते हैं, मेरे सामने एक खातून आती है, मेरे सामने एक आदमी आता है, मेल मर्द आता है। समटाइम क्या होता है, पाकिस्तान में जो मर्द हजरात होते हैं वो खातून की बात थोड़ा सा लीनियंट होके सुन लेते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ सोशल एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, आप खुद से करके देखना, खुद से करके देखना। ये एक टीचर है, ठीक है, ये एक टीचर है, ये एक डॉक्टर है, ये एक लॉयर है, ये एक दुकानदार है, ये एक चिंची चलाने वाला है, ये एक रिक्शा ड्राइवर है, ये एक टैक्सी ड्राइवर है, ये यंगो वाला है, ये कुछ भी है जो सर्विस दे रहा है, जो सर्विस दे रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, ये सर्विस दे रहा है। इसके सामने 2 लोग आते हैं, एक फीमेल है और एक मेल है।
सोशल, इसको आपने एक्सपेरिमेंट करना है इसके ऊपर। एक फीमेल है और एक मेल है, ये दोनों, जिसको आप लोग नहीं कहते बर्गर बच्चा, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो बर्गर बच्चा, बर्गर बच्ची, ब्ला ब्ला ब्ला, ये दोनों पढ़े लिखे हैं, शक्ल से ये दोनों मासूम लगते हैं, प्यारे लगते हैं, इनके कपड़े साफ सुथरे हैं, उर्दू बोलते हैं विद द मिक्सचर ऑफ इंग्लिश। अब ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दी है। ये जो भाई साहब होंगे ना, जब ये इन दोनों से डील करेंगे तो ये इन दोनों को लेवरेज देंगे। आपने सही सुना है, ये इन दोनों को लेवरेज देंगे, ये इन दोनों की बात भी ठीक से सुनेंगे, ये इन दोनों को फेवर देने की कोशिश करेंगे। ये साइकोलॉजिकल होता है, ये बात पल्ले बांध लो, ये साइकोलॉजिकल होता है। इसमें किसी किस्म का आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, इसमें मेरिट बिल्कुल खराब हो जाता है इंसानों का। ये मेरी बात पल्ले बांध लो, आप जितने भी ट्रेंड क्यों नहीं हो कि आपने मेरिट पे काम करना है, यहां पे नफ्सियाती तौर पे मेरिट काम नहीं करता। नंबर 2, ये फीमेल है और ये मेल है, दोनों एवरेज लुकिंग है, एवरेज एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एवरेज कपड़े पहने हुए हैं, एवरेज स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स है इनके पास। ये जो बंदा है ना, साइकोलॉजिकली इन दोनों को लेवरेज नहीं देगा, कुछ हो जाए नहीं देगा। ये दोनों टैलेंटेड ही क्यों ना हो, ये दोनों टैलेंटेड ही क्यों ना हो, साइकोलॉजिकली इन दोनों भाई साहब को लेवरेज नहीं मिलने वाली। और ये जो दो पहले मैंने एक पेयर बताया, फीमेल और मेल का, इनको साइकोलॉजिकल लेवरेज मिलेगा। ये दुनिया के हर कोने में ऐसा होता है, हर कोने में मतलब हर कोने में ऐसा होता है, ठीक है। मजहबी लोग भी ये कर जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, इससे किसी करेक्टरिस्टिक ट्रेड का ताल्लुक नहीं है कि आप मजहबी हो नहीं हो, आप मैरिड पे बात सुनते हो नहीं सुनते हो, ब्ला 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 ब्ला। ये नफ्सियाती तौर पे है, ये इंसान पैदा इसके साथ हुआ है कि उसको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, वो आदमी की हो या औरत की हो। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं वो प्यार मोहब्बत वाली, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेशनल कोर्स ऑफ लाइफ में, सोशल कोर्स ऑफ लाइफ में, पब्लिक डिस्कोर्स में, सोशल डिस्कोर्स में हम किस तरह डील्स करते हैं। तो मिसाल लेता हूं, मेरे जैसा इंसान है, मैं चेहरे से इतना खूबसूरत नहीं हूं, तो मुझे अपनी बातों को खूबसूरत बना लेना है ताकि मुझे लेवरेज मिल सके। और कोशिश ये करनी है, अगर मैं एज अ इंसान मैं मेरिट पे डील करूं, मैं लेवरेज ना दूं, ठीक है। मैं फिर वही कह रहा हूं, देखो चलो मैं आपको अपनी कमी बता देता हूं, मुझसे भी ये हो जाता है, मुझसे भी ये हो जाता है। मुझसे खूबसूरती में नहीं होता। अगर मेरे सामने एक लड़का और लड़की हैं, वो दोनों बड़े खूबसूरत हैं, मैं खूबसूरती पे लेवरेज नहीं दूंगा, कभी भी नहीं देता। मैं लेवरेज कहां दूंगा? एज अ टीचर मैं लेवरेज दूंगा अगर वो मासूम है। ये मेरी कमजोरी है, ठीक है, ये मेरी वीकनेस है। अगर आप मेरे सामने हो और आप मासूम हो, अपनी बातों से भी, अपने अपीयरेंस से भी, तो मैं आपको लेवरेज दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा माइल जाके, जो मेरी हैसियत है, कैपेसिटी है काम करने की, मैं उसमें आपको ले जाऊंगा। इवन के सोशली भी, अगर कोई सोशली मुझे अप्रोच करता है मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, और मुझे ये अंदाजा होता है कि ये लड़का या लड़की मासूम है, लिटरली मैं उनको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अलाउ कर देता हूं वो मुझे कॉल कर लें, मैं उनकी पूरी बात सुनता हूं। इवन के कई मर्द हजरात हैं, अगर ये मेरा लेक्चर ऑनलाइन आता है तो सोशल मीडिया पे उनको पता है कि वो मुझसे कितनी कितनी लंबी बातें करते हैं, अपने दुख शेयर करते हैं, चलो जो भी, फिर वो बात करते हैं, बस बात है ना, दोस्त है, मेरे सारे दोस्त हैं, पूरी कायनात हमारी दोस्त है। तो इसका मतलब क्या है? तो मेरे दिमाग में मैं अक्सर सोचता हूं कि मैंने अपनी इस चीज को खत्म करना है, मैं मेरिट के ऊपर सबको रखूं, लेकिन नहीं होता। ये मासूमियत जब मुझे किसी चीज इंसान में नजर आती है तो मुझसे लेवरेज हो जाती है, ठीक है। ये मैंने इसको तो बड़ी कोशिश की है कि इसको ओवरकम करूं, नहीं होता। इसी तरह सभी लोगों के साथ मैंने देखा है, सभी मतलब सभी लोगों के साथ मैंने देखा है ये वाला सीन। कोई मानता है नहीं, देखो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, नो बडी इज परफेक्ट, आई एम नॉट द परफेक्ट वन, तो आई हैव एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल कि ये प्रॉब्लम रहती है। तो बात बताने की क्या थी कि बेटा आप जब इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल होने से इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे और आप ऐसे इंसान के सामने गए कि आपको लगता है, लोग कहते हैं कि मैं एवरेज लुकिंग हूं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि मतलब तुम्हारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, लोग कहते हैं कि यार तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, और मैं सेल्फ टॉक पॉजिटिव ही करूंगा, ठीक है। तो मुझे करना क्या है? मुझे लेवरेज नहीं मिल रही है, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश करना है ताकि मैं अपनी गुफ्तगू में
अपनी गुफ्तगू में मिठास पैदा करूं, अपनी गुफ्तगू में तहजीब पैदा करूं, ताकि मुझे लेवरेज मिल सके नफ्सियाती तौर पे। सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजिंग कंट्रोल ओवर योर इमोशनल रिस्पॉन्स, नॉट स्नैपिंग बैक एट मिस्टर इकबाल डिस्पाइट हिज ब्लेम। स्नैपिंग बैक का मतलब होता है उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैंने फौरन वो कर दिया, क्या कहते हैं, बस्ट आउट हो गया, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे क्यों कहा, ऐसा। कंट्रोल्ड, ठीक है सर आप बड़े हैं, आपने कह दिया, ठीक है आपने मुझ में कोई गलती कोताही कमी देखी थी, ये हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मोटिवेशन, इंटरनल ड्राइव टू अचीव प्रोफेशनल गोल्स, ये उसकी डेफिनेशन है मोटिवेशन की। लेकिन सीए में क्या चाहिए? परसिस्टिंग थ्रू डेडलाइन प्रेशर विदाउट बर्निंग आउट। रोज का काम रोज, टाइम को मैनेज करना, डेली काम पे आना, डिवोटेडली डिलीजेंटली काम को करना, शाम को चले जाना, प्रेशर नहीं लेना। अगर आप प्रेशर लोगे, अगर आप प्रेशर लेके काम करते हो तो इमोशनली ड्रेन आउट हो जाओगे, स्ट्रेस आउट हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई घर वालों से इधर उधर सबके साथ। एम्पैथी, ये मैंने सारी चीजें पढ़ा दी, इसी वजह से सिर्फ बता रहा हूं। सेंसिंग आयशा's डिस्ट्रेस इवन विदाउट हर सेइंग इट। अगर आयशा आपकी टीम में मेंबर है, ठीक है, अगर मेरी कोई स्टूडेंट आयशा, तो मैं उस बेटी को देख के समझ जाऊं कि भैया बेचारी परेशान है, खदो खाल उसके चेहरे के देख के, ठीक है। उस पहले वो हंस के बात करती थी, बिल्कुल बुझी हुई बात कर रही है। या कोई अयान लड़का है, पहले वो बड़ा मेरे क्लोज था, अब दूर दूर रहता है, कोई प्रॉब्लम हुई है, एम्पथाइज करना, क्योंकि एज अ टीम लीडर मेरा काम है अपनी टीम को हार्नेस करना, आगे लेके चलना। मैनेजिंग रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन, फैसिलिटेटिंग प्रोडक्टिव टीम ब्रीफिंग्स एंड क्लाइंट कॉल्स। तो एज अ सीए ये आपको क्या काम करेगा, आपको क्या हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह अपनी टीम में, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने मेंबर, अपने कोलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ किस तरह सोशली कनेक्ट रहते हो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके, डिक्लाइन ना करे, इंप्रूव हो सके। अब इसी की आप यहां पे जाओगे तो इसी की आगे, ये दो तो उसकी हो गई ना, इसी के यहां पे आगे जाके आपके पास केस स्टडी आ जाएगी। ये सारे सॉल्व करने, ये सारे टॉपिक 1 के हैं। आज जितना लेक्चर हुआ उस लेक्चर को लेके आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे भी नहीं जाना, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं जी। सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है, वही जैसे मैंने आपको बताया, डीप ब्रीदिंग जो मैंने आपको कल के बताई, सेल्फ रेगुलेशन में बहुत हेल्प करता है, बहुत मतलब बहुत हेल्प करता है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का मतलब होता है जो आप सेल्फ विजुअलाइज कर रहे थे, उससे क्या होता है, आपके कॉर्टिसोल कम होते हैं। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको करके दिखाई हैं। ग्राउंडिंग, एक्टिविटी, सेंसरी पाथवे डिस्टर्ब स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, मतलब क्या होता है, जो ग्राउंडिंग का मतलब है सेल्फ विजुअलाइज कर रहे हो, ब्रीदिंग आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, तो ये आपका जो पूरा का पूरा बॉडी पोस्चर है वो ग्राउंडेड होता जा रहा है। वो आपको स्ट्रेस से निकालेगा, वो आपको किस में फेंक देगा, वो आपको एक कॉन्फिडेंट जोन में फेंक देगा। तो उससे क्या होगा, आप जितनी भी मीटिंग्स करोगे उसमें आप ब्रिंग अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट, रिड्यूस रिमिनेशन। उसमें क्या होगा, आप सीधी बात, नो बकवास, और जो आपकी बातें होंगी वो इतनी ग्राउंडेड और लॉजिकल होंगी कि जब आप बोलोगे तो आपका जो लिसनर होगा वो आपको ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में डेप्थ आ चुकी होगी। बस ये सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है। इन 3 टेक्निक्स का आपको पता होना चाहिए, इन 3 टेक्निक्स का, 1, 2 एंड 3, इन तीनों टेक्निक्स का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है, ये आप लोगों ने होमवर्क के तौर पे करना है। सिनेरियो 1 और 2 होमवर्क के तौर पे करना है। जितनी बातें मैंने प्रैक्टिकल लाइफ की बताई हैं, आपको थोड़ी सी एक्टिंग करके बताई, बेटा वो सिनेरियो 1 और 2 का हिस्सा ही है। आप इसको एक दफा खुद से करेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज आपको आती है। नहीं आती है तो गूगल, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसको इंशाल्लाह कल खत्म कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये एक्टिविटी भी साथ भेजूंगा, ये उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। वहां से आपने थ्योरी सीखी, यहां पे आपने इसको अप्लाई किया। जो चीज आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे फौरन ग्रुप में पूछ लेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।